नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीपिंग डिसिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ सेम साइड, देयर टाइम पीरियड विल बी। ठीक, इसमें कह रहे हैं डिसिमिलर पोल्स को एक साथ रखा गया तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट ये है और उसके ऊपर एक और मैग्नेट रखिए, आइडेंटिकल पोल स्ट्रेंथ है, आइडेंटिकल लेंथ है, मतलब आइडेंटिकल मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन जो पोल्स हैं वो डिसिमिलर रखे हुए हैं। मतलब इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, और इसका साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो टाइम पीरियड इन्फानाइट हो जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2π/I/m/b MBH। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होते ही टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टाइम पीरियड इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर विल बी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तब होता है जब m जीरो हो या BH जीरो हो। तो BH जीरो होने के लिए आपको कहाँ होना पड़ेगा, मैग्नेटिक पोल्स पे। तो मैग्नेटिक पोल्स पे जो होगा वो टाइम पीरियड इन्फानाइट हो जाएगा। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेट इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकंड। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेट हुज मैग्नेटिक मूवमेंट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट मैग्नेट। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 4 गुना करोगे तो जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बार बार लगाया जा रहा है, 2π/I/m/BH। तो आपसे कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को वो कह रहे हैं 4 गुना कर देंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट 4 गुना करते ही टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, यानी 1 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक मैग्नेटिक निडल है, वो वाइब्रेट कर रही है यूनिफॉर्म फील्ड में H में, टाइम पीरियड T है। अब कह रहे हैं फील्ड को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे, अगर हम फील्ड को 4 गुना करेंगे तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। तो T की जगह हो जाएगा T/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑसिलेशन का जो है 1.5 सेकेंड्स है, और एक दूसरी मैग्नेट है सिमिलर इन साइज शेप एंड मास वर 1/4 मैग्नेटिक मोमेंट। साइज शेप और मास सेम है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 होते ही टाइम पीरियड दुगना हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक ही फॉर्मूला है जो बार बार यूज किया जा रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम 1/4 करेंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा और टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। 1.5 सेकंड की जगह अब हो जाएगा 3 सेकंड्स। Time period of a thin bar magnet in Earth's magnetic field is T. If the magnet is cut into two equal parts perpendicular to its length, time period of each part कितना हो जाएगा। तो अगर कोई ये मैग्नेट है और इसके मैंने दो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ दो पार्ट कर दिए हैं, तो टाइम पीरियड अगर पहली टोटल मैग्नेट का T था तो अब एक पार्ट का हो जाएगा T/2। अगर आप 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हो, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक, तो हर किसी पार्ट का टाइम पीरियड होगा T/3। तो अगर किसी बार मैग्नेट के n इक्वल पार्ट्स कट कर दिए जाएं तो हर एक पार्ट का जो टाइम पीरियड होगा वो T/n होगा। तो इसके इसमें दो पार्ट्स हैं तो T/2 हो जाएगा ये। और ये होता कैसे है, जब हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे इसको, दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हाफ हो जाता है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/8 हो जाता है। और वो 1/8 है, ये हाफ है, तो 1/2 बचेगा, 1/4 बचेगा अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के बाहर 1/2 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड T/2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें हमने ये पूरी प्रोसेस सॉल्व करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ये मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मेक्स 10 ऑसिलेशन पर मिनट एट ए प्लेस ए एंड 20 ऑसिलेशन पर मिनट एट ए प्लेस बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए पे दिया है, बी पे पूछ रहे हैं, तो ध्यान से समझना है। अगर ए प्लेस पे 1 मिनट में 10 ऑसिलेशन कर रहा है और बी प्लेस पे उसी बी प्लेस पे 1 मिनट में 20 ऑसिलेशन कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई कि नहीं, तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। और टाइम पीरियड आधा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना होना पड़ेगा। तो ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 4 गुना होगा बी पे। ठीक है, नहीं तो हम इक्वेशन बना लेते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो 1/√BH के बराबर होगा। ठीक, तो TA/TB लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BHB/BHA, सारी वैल्यू डालते हैं। ए का टाइम पीरियड कह रहे हैं 10 ऑसिलेशन पर मिनट, यानी 60 सेकंड में 10 ऑसिलेशन तो 6 सेकंड हो गया। बी में कह रहे हैं 20 ऑसिलेशन पर मिनट, यानी 60 सेकंड में 20 ऑसिलेशन तो 3 सेकंड हो गया। बी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं वो, और ए पे आपको दिया है कितना, 36 × 10⁻⁻⁶। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो 36 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो आई थिंक आंसर विल बी 144 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इज 2 सेकेंड्स व्हेन इट इज रीमैग्नेटाइज सो दैट द पोल स्ट्रेंथ इज 4 टाइम्स। पोल स्ट्रेंथ अगर 4 गुना करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू इट्स लेंथ। अगर हम पोल स्ट्रेंथ को 4 गुना करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 4 गुना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड था तो अब टाइम पीरियड हो जाएगा 1 सेकंड। एक ही फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन टू मैग्नेटिक मोमेंट्स आर कंपेयर्ड यूजिंग इक्वल डिस्टेंस मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड आर equal distance method, the deflection produced are 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट्स आर इन रेशियो 1:2, पोल स्ट्रेंथ की रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन एंगल से हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। जो मैग्नेटिक tan थीटा जो होता है, जैसे मान लिया ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था BH, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है इधर B, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये है और डिफ्लेक्शन हो गया थीटा आपका। तो जो tan थीटा बनेगा वो आपका आ जाएगा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अपॉन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफ्लेक्शन मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इसका मतलब हम लिखेंगे tan 45 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री। ठीक है, दो मैग्नेट्स हैं, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r³ m1 कह देते हैं इस पहले वाले को, और दूसरे का लेखा हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m2 अपॉन r³। तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाने वाला है, डिस्टेंस इक्वल हैं, इक्वल डिस्टेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, ये सब कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो जो tan थीटा का रेशियो है वही m1 और m2 का रेशियो हो जाएगा, और m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। तो m1 में पोल स्ट्रेंथ आपकी मान ली स्मॉल m1 है और लेंथ इसकी l मान लेते हैं, और m2 में पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m2 और इसकी लेंथ 2l होगी, क्योंकि लेंथ का रेशियो 1:2 दिया है आपको, और tan 45 1 होता है और tan 30 1/√3 होता है, तो ये √3 ऊपर आ जाएगा आपका, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो आया आपका वो आपका 2√3 आया (1). सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ सम एंड डिफरेंस मेथड इन वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटोमीटर द टाइम पीरियड इज मोर इफ। ठीक है, सम और डिफरेंस मेथड में। ठीक है, तो सम मेथड में क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट m1 प्लस m2 हो जाता है, और डिफरेंस मेथड में नेट मैग्नेटिक मोमेंट m1 माइनस m2 हो जाता है। और सीधी सी बात है, टाइम पीरियड जो है वो 1/√m के प्रोपोर्शनल है। तो जिस केस में मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा टाइम पीरियड कम होगा, और जिस केस में मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस मेथड में टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज मोर इफ वी यूज बोथ द मैग्नेट्स इन ए डिफरेंस मेथड, मतलब अपोजिट पोल्स जो हैं वो सेम साइड में होने चाहिए। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ के साथ मैच कर रहा हो दूसरे मैग्नेट के, और साउथ नॉर्थ के साथ मैच कर रहा हो। एट ए सर्टेन प्लेस ए मैग्नेट मेक्स 30 ऑसिलेशन पर मिनट, एट अनदर प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। ठीक, तो 30 ऑसिलेशन पर मिनट का मतलब टाइम पीरियड 2 सेकंड हुआ। फिर अब आप मैग्नेटिक फील्ड डबल करने की बात कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप डबल करोगे तो टाइम पीरियड तो 1/√2 हो जाना चाहिए। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डबल करेंगे तो नया टाइम पीरियड 1/√2 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो नया टाइम पीरियड जो होगा t' वो हो जाएगा पुराना टाइम पीरियड अपॉन √2। सो योर आंसर इज √2 सेकेंड्स। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Two magnets of same size and mass makes respectively 30 and 15 oscillation per minute at a certain place। उनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछ रहे हैं। मास और लेंथ सेम, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो गया, और सेम प्लेस पे तो BH भी सेम हो गया। अब दोनों का पहले टाइम पीरियड लिखते हैं। तो जो पहले का टाइम पीरियड होगा 10 ऑसिलेशन पर मिनट, इसका मतलब 6 सेकेंड। दूसरे का जो टाइम पीरियड होगा 15 ऑसिलेशन पर मिनट, मतलब 4 सेकेंड्स। ठीक है, 60 सेकेंड में 15 ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन के लिए 4 सेकेंड मिलेंगे। ठीक, और ये जो टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो उसके मैग्नेटिक मोमेंट के इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। बाकी सब चीज़ें तो सेम ही हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, स्क्वायर करोगे तो 9:4 आ जाएगा m2/m1।
तो m1/m2 अगर हम निकालेंगे तो 4:9 आंसर बनेगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट इज टी और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इस तरह से। तो एक पार्ट का कितना होगा, तो एक पार्ट पे अगर आप फोकस करोगे तो इसका मास 1/4 हो चुका है, ठीक है, मास जो है वो 1/4 हो चुका है, लेंथ जो है वो हाफ हो चुकी है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी 1/4 हो चुका है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12। तो मास आपका 1/4 हुआ है, लेंथ 1/2 ही है, तो 1/4 इधर भी आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 1/16 हो चुका है, हो जाएगा। अब टाइम पीरियड में बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/mv। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये 1/16 हो गया है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 1/4 हो गया है, तो अंडर रूट के अंदर 1/4 बच रहा है। अंडर रूट के अंदर 1/4 का मतलब अंडर रूट के बाहर 1/2 आ जाएगा। यानी अगर इनिशियल केस में टाइम पीरियड t था तो अब होगा t/2। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। ठीक। दूसरी बात, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, समझो। जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो थ्योरी में सिचुएशन ये होती है, अगर हम मैग्नेट के ऐसे दो टुकड़े करते हैं तो टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। तो अगर एक पूरी मैग्नेट थी टी, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ मैं इसी से मिलता जुलता। मान लिया पूरी मैग्नेट है, इसका टाइम पीरियड है टी, और मैंने इसके ऐसे दो टुकड़े किए, तो हर एक टुकड़े का टाइम पीरियड कितना होगा, t/2। तो ये टुकड़ा मैंने अलग से रख लिया और इसका टाइम पीरियड है t/2। दूसरी बात हमने समझी थी कि अगर हम मैग्नेट को ऐसे कट करते हैं अलोंग द लेंथ, ऐसे कट करें, कितने भी टुकड़े कर दें इसके, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, कितने भी टुकड़े करें, इससे टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं होता। अगर पूरी मैग्नेट का t/2 है तो इसमें से किसी एक हिस्से का भी कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। अलोंग द लेंथ मैग्नेट कट करने से टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आता है। परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करने से टाइम पीरियड कम हो जाता है। 2 टुकड़े करें तो टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा, 4 टुकड़े करेंगे तो टाइम पीरियड t/4 हो जाएगा, 10 टुकड़े कर दिए तो टाइम पीरियड t/10 हो जाएगा। लेकिन अलोंग द लेंथ कट करने से टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। तो उस मेथड से आप इसको तुरंत बता सकते हो कि t/2 आंसर होगा। 20 से काटा t/2 और फिर ऐसे काटा, ऐसे काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द आंसर इज स्टिल t/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और आपको टाइम पीरियड दिया, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं। तो कुछ करना नहीं है इसमें, सीधे फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यू डालनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है कैलकुलेशन में और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से BH मिल जाएगा आपको, सॉरी BH दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा ये। ठीक। 2 बार मैग्नेट है, दोनों का मास सेम, लेंथ, विड्थ सब कुछ सेम है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, बट मैग्नेटिक मोमेंट m और 2m है। जब सेम पोजीशन में रखी गई टाइम पीरियड 3 सेकंड है, और डिफरेंट पोजीशन में रखी जाएंगी, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है। तो अब ये थोड़ा सेम पोजीशन नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए सम पोजीशन, सम। ठीक है, थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। सम पोजीशन मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 3m हो जाएगा, तो टाइम पीरियड 3 सेकंड जो होगा वो हो जाएगा 2π√। दोनों आइडेंटिकल हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो जाएगा, अपॉन नेट मैग्नेटिक मोमेंट 3m हो जाएगा इंटू BH। ये और डिफरेंट पोजीशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए डिफरेंस पोजीशन। डिफरेंस मतलब m1 - m2 डिफरेंस। तो टाइम पीरियड कितना होगा, लेट से t डैश, तो वो हो जाएगा 2π√। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो i और i 2i रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2m और m अगर अपोजिट हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट होकर m ही बचेगा। अब करना क्या, आप दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, अभी आंसर आ जाएगा। तो 3/t डैश जो आएगा अंडर रूट के अंदर देखते हैं क्या बचने वाला है। तो 2/3 तो ऊपर से आएगा और नीचे एक 2 और आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t डैश आ गया आपका 3√3 सेकेंड्स, 3√3 सेकेंड्स बी पार्ट। A magnet is suspended in such a way that it oscillates in the horizontal plane. It makes 20 oscillation per minute at a place where dip angle is 30 डिग्री। ठीक है, तो पहली इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, कि 20 ऑसिलेशन 1 मिनट में, इसका मतलब टाइम पीरियड हुआ आपका 3 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप Δ1 दिया है 30 डिग्री। ठीक है, और 15 ऑसिलेशन पर मिनट, इसका मतलब टाइम पीरियड हो गया दूसरी प्लेस पे 4 सेकेंड। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप दिया है 60 डिग्री, तो Δ2 जो है वो दिया आपको 60 डिग्री। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मान लिया B1
और यहाँ मान लिया टोटल मैग्नेटिक फील्ड B2, इनका रेशियो पूछ रहे हैं। तो टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला बनाते हैं। टाइम पीरियड होगा 2π/I/m/BH, और BH जो होता है वो होता है B, अगर B अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है B cos डेल्टा, ये बनेगा। तो T1/T2 का जो रेशियो आएगा आपका वो आएगा √B2 cos डेल्टा 2 अपॉन B1 cos डेल्टा 1। आपको सारी वैल्यू डालनी है, T1 की, T2 की, cos डेल्टा 1 की, cos डेल्टा 2 की, तो V1 और B2 का रेशियो आपको मिल जाएगा। V1/B2 स्क्वायर करके आपको रेशियो मिल जाएगा यहाँ से। A bar magnet A of magnetic moment Ma is found to oscillate at a frequency twice that of bar magnet B of magnetic moment Mb। ठीक, फ्रीक्वेंसी डबल है तो टाइम पीरियड आधा होगा। टाइम पीरियड आधा तभी होगा जब मैग्नेटिक मोमेंट 4 गुना होगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/I/m/B/H। ठीक, अब कह रहे हैं ए की फ्रीक्वेंसी डबल है, ध्यान से सुनते जाना, ए की फ्रीक्वेंसी डबल है। अगर ए की फ्रीक्वेंसी डबल है तो इसका मतलब ए का टाइम पीरियड आधा होगा ना फिर, और अगर ए का टाइम पीरियड आधा करना है तो ए का टाइम पीरियड आधा तभी हो सकता है जबकि ए का मैग्नेटिक मोमेंट 4 गुना हो। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो ए का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 4 गुना होगा बी के मैग्नेटिक मोमेंट से। तो एम ए इज इक्वल टू 4mb आंसर बन जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो मैग्नेट ए एंड बी आइडेंटिकल इन मास, लेंथ एंड विड्थ बट हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है। अब कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ बी इज ट्वाइस टाइम पीरियड ऑफ ए। बी का टाइम पीरियड डबल है। बी का टाइम पीरियड डबल तब होगा जब उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 होगा। फिर से वही फॉर्मूला, आप कह रहे हो किसी का टाइम पीरियड डबल है तो टाइम पीरियड डबल आप तब कर पाओगे जब मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 होगा, तब 4 ऊपर जाएगा, अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा। तो बस खत्म हो जाती है बात कि अगर बी का टाइम पीरियड डबल है तो बी का मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 होगा ए से। तो एम बी जो होगा वो 1/4 होगा किसका, एम ए का। तो एम ए अपॉन एम बी का रेशियो क्या बनेगा, 4:1। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम ऑसिलेट फ्रीली इन अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन ऑसिलेशन पर मिनट। बढ़िया। इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वाड्रुपल्ड, 4 गुना कर दिया, और अर्थ का फील्ड डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है यहाँ। फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो आ जाएगी 1/2π, आई नीचे आएगा और एम भी ऊपर आएगा। अब जरा देखो क्या क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट को 4 गुना कर दिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट 4 गुना कर दिया और अर्थ का फील्ड 2 गुना कर दिया, तो अंडर रूट के अंदर 8 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 8 टाइम्स हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी 2√2 टाइम्स हो जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2√2 टाइम्स हो जाएगी। नई फ्रीक्वेंसी एन डैश जो होगी वो 2√2 टाइम्स होगी पुरानी फ्रीक्वेंसी के। दिस इज द आंसर, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मैग्नेट निडल सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय एन अनस्पिन सिल्क फाइबर ऑसिलेट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। जैसे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो वो है अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का टॉर्क। अब ये अनस्पन क्यों लिखा है, अनस्पन इसलिए लिखा है ताकि सिल्क फाइबर का जो टॉर्शन होगा कहीं वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड ना कर दे, इसलिए अनस्पन सिल्क फाइबर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एट 2 प्लेसेस ए एंड बी यूजिंग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर ए मैग्नेट वाइब्रेट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स आर 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। ठीक है, एक जगह एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, यहाँ टाइम पीरियड है 2 सेकंड, यहाँ टाइम पीरियड है 3 सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं एंड एट दीज प्लेसेस द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एच ए एंड एच बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ए लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे एच बी लिखना है। बढ़िया, और एच ए और एच बी का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, टी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कैसे वेरी करता है, इस तरह से वेरी करता है। वैसे तो हम बी एच लिखते हैं, लेकिन चलो अब एच लिख दिया, उन्होंने एच बोला, ये है। तो इसका मतलब 2 सेकंड अपॉन 3 सेकंड टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स होगा एच बी अपॉन एच ए के। तो यहाँ से अगर एच ए अपॉन एच बी का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9:4। सो योर आंसर इज ए पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे थे टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अलाउड टू ऑसिलेट। टाइम पीरियड जो है वो किसके साथ कैसे क्या होता है, तो हमें सारे पूरा फॉर्मूला ही पता है, सीधे फॉर्मूला लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम इंटू बी एच, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम मास और लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मास, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मास के स्क्वायर, ये एम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ नहीं है, मास है, एम एल स्क्वायर बाई 12 डाला मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोल स्ट्रेंथ, ये थोड़ा गलत है, पोल स्ट्रेंथ नीचे आएगी, अगर मैग्नेटिक मोमेंट को डालेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ तो अंडर रूट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ पोल स्ट्रेंथ आना चाहिए, तो इस बी गलत हो गया। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, अंडर रूट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत हो गया। डिक्रीजेज इफ लेंथ इंक्रीजेज बट पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, लेंथ इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से देखते जाना। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी जगह अभी आप मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ लिखोगे, लेकिन एक लेंथ से एक लेंथ तो कैंसिल आउट होगी, यानी एक लेंथ तो अंडर रूट के अंदर ऊपर बचेगी। तो यहाँ से तो साफ पता लग रहा है कि लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड कम नहीं होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या है इसका, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ए स्मॉल बार मैग्नेट है ऑसिलेट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए टाइम पीरियड टी एट ए प्लेस वेयर डिप एंगल इज 60 डिग्री। तो टाइम पीरियड है अगर उसका टी, कब, जब एंगल ऑफ डिप कितना है, डिप एंगल कितना है, 60 डिग्री, बढ़िया है। अब कह रहे हैं कि व्हेन द, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, यानी किसको यूज कर रही होगी, ये बी एच को यूज कर रही होगी मैग्नेट। अब कह रहे हैं व्हेन द सेम नीडल इज मेड टू ऑसिलेट इन द वर्टिकल प्लेन कोइंसाइडिंग विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, इट्स पीरियड विल बी, इट्स का टाइम पीरियड कितना होगा वर्टिकल प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन में अगर हम उसको ऑसिलेट करवाएं तो। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे कि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे, क्योंकि जो आपने वर्टिकल प्लेन चूज किया वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, यानी ध्यान से समझना है, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। अगर आप वर्टिकल प्लेन यूज करते हो जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है mm, तो यहां पे होगा अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड BE, यहाँ होता है वर्टिकल कंपोनेंट VV, ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। तो निडल जो रहेगी वो इस तरह से, यही उसकी ओरिएंटेशन होगा, इसका फ्रीली सस्पेंडेड वर्टिकल निडल इस यही ओरिएंटेशन होगा, और ये इस तरह से ही वाइब्रेट करेगी, क्योंकि आपने जो वर्टिकल प्लेन चूज किया वो बहुत ही खास वर्टिकल प्लेन चूज किया, और वो है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में नेट मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा, ठीक है, इस बात, ये बहुत खास बात है यहाँ पे। ठीक है, तो जरा इसमें टाइम पीरियड हमसे पूछा गया, ये टी डैश कितना होगा इसमें, तो इक्वेशन लिखते हैं। टी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच यूज कर रहे हैं हम, और बी एच को अगर बी ई के टर्म्स में लिखेंगे तो बी एच आ जाएगा बी ई कॉस डेल्टा, और कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, ठीक है, तो हाफ का मतलब 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो गया टी। अब टी डैश अगर निकालेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जा रहा है BE। तो टी डैश अगर आप देखोगे ध्यान से तो टी डैश अपॉन टी अगर निकालेंगे, टी या टी अपॉन टी डैश अगर हम निकालेंगे तो ये मुझे लग रहा है √2 आ जाएगा, तो टी डैश यहाँ से आ जाएगा T/√2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट प्लेस्ड वन ओवर अनदर दैट दे आर, कैसे रखे हुए हैं, 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, कैसे रखे हुए हैं, परपेंडिकुलर हैं और बाइसेक्ट हैं। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से 2 बार मैग्नेट्स और बाइसेक्ट करेंगे तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m√2 हो जाएगा। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं m और m तो इनका कितना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट m√2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और I 2I हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I होगा, मैग्नेटिक मोमेंट m√2 हो जाएगा। ठीक, और करें टाइम पीरियड जो है वो कितना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 2⁵ सेकेंड 5/4 सेकेंड्स। ठीक, इक्वेशन लिखेंगे तो टाइम पीरियड 2⁵ सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई कितना है दोनों मैग्नेट का 2I
अपॉन एम कितना है, एम रूट 2 इंटू बी एच। ठीक है, ये है। अब पूछ रहे हैं अगर एक मैग्नेट रिमूव करें, सिर्फ एक ही मैग्नेट ऑसिलेट करे सेम फील्ड में, तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो लेट से टाइम पीरियड हो गया टी डैश, और ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, एक ही मैग्नेट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा और मैग्नेटिक मोमेंट एम ही होगा। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो इसको निकालना बहुत आसान है। कैसे, इस रूट 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप गौर से देखोगे, रूट के अंदर रूट 2 है, यानी 2 की पावर 1/4 है। तो 2 की पावर 1/4 को अगर आप यहाँ लेके आओगे तो यहाँ 2 की पावर 5/4 है, तो 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 5/4, तो सिर्फ अकेला 2 बचेगा। तो अगर मैं यहाँ कैंसिल करूँ इसको तो अंडर रूट ये खत्म होगा और यहाँ सिर्फ एक बचेगा 2। और यहाँ जो दिख रहा है, अब जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच, ये यही लिखा हुआ है। तो इसका डायरेक्ट मतलब हुआ कि टी डैश जो है वो कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया। तो अगर आपने एक मैग्नेट हटा दी, एक ही बची, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बार मैग्नेट ऑसिलेट कर रही है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, टाइम पीरियड टी है। मास को 4 गुना कर रहे हैं, टाइम पीरियड कितना फर्क पड़ेगा। तो मास को 4 गुना करते ही टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, और कोई चीज़ चेंज नहीं करी होगी, ना लेंथ ना मैग्नेटिक मूवमेंट, कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ मास को 4 गुना किया। तो मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड दुगना हो जाएगा, 2t आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो मैग्नेट ए एंड बी ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं, मतलब उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, मास सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट ए का डबल है और टाइम पीरियड t1 और t2 है। कब, व्हेन देयर लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स आर केप्ट टुगेदर। ठीक, तो ए का मैग्नेटिक मूवमेंट डबल है, तो बी का अगर हम मान लें m, तो ए का हो जाएगा 2m। तो जब दोनों के लाइक पोल्स एक साथ होंगे तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 3m। तो टाइम पीरियड t1 जो होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट एम के प्रोपोर्शनल होता है। तो t1 अपॉन t2 अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट m अपॉन 3m। कैसे, जब दोनों के पोल एक साथ होंगे, वो टाइम पीरियड t1 है, तो वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 3m हो जाएगा। और जब दोनों के पोल अनलाइक पोल एक साथ होंगे तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट m होगा, तो टाइम पीरियड t2 हो जाएगा। तो ये बनेगा, और ये आपका बन रहा है 1/√3। तो क्या आंसर बना आपका, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं 158। इसमें क्या कह रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 seconds इफ इट इज ब्रोकन इनटू लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज सस्पेंडेड इन द सेम वे, द टाइम पीरियड इज। ठीक, तो अब कुछ कहा नहीं गया तो मैग्नेट को हम ऐसे ब्रोक कर लेते हैं बीच से, और ऐसे करने से टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। तो पहले 4 सेकंड था तो अब 2 सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया जाए तो अलॉन्ग द लेंथ अगर मैग्नेट को कट किया गया है तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैं, कॉइल्स ऑफ द सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक करंट फ्लोइंग इन दैम प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। सीरीज में करंट तो सेम ही होगी, एक में डिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, एक में डिफ्लेक्शन 45 डिग्री है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में पूछ रहे हैं, बाकी करंट सेम है और रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में सिचुएशन ये होती है, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है BH और इधर होता है कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज μ0 Ni अपॉन 2r। और ये आपका डिफ्लेक्शन बनता है, जो भी थीटा टेन थीटा डिफ्लेक्शन होगा। तो जो टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है, तो टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अपॉन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा μ0 Ni अपॉन 2r अपॉन BH। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि टेन थीटा जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल आ जाएगा अगर रेडियस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और करंट सेम। अब कह रहे हैं सीरीज में कनेक्ट करें तो करंट भी सेम होगा, रेडियस सेम बता ही रहे हैं, तो टेन थीटा नंबर ऑफ टर्न्स के ही प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बस वही पूछ रहे हैं, तो बस आंसर आ गया, खत्म। 1060 अपॉन 1045 इज इक्वल टू NA या N1 अपॉन N2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा √3:1। सो योर आंसर इज डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यूजिंग ए बार मैग्नेट P ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर हैज ए टाइम पीरियड 2 seconds व्हेन ए बार Q आइडेंटिकल टू P इन मास एंड साइज इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ P द टाइम पीरियड अनचेंज्ड। ओके, अब जैसा P है उसका कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और टाइम पीरियड में ये दोनों का रेशियो काम आ रहा होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम, और BH तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का रेशियो काम आ रहा होता है।
अब कह रहे हैं एक दूसरा बार मैग्नेट है क्यू, और वो दिखने में शेप और साइज में तो माप पी की तरह ही है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा ही, और कह रहे हैं दोनों को एक साथ रख दिया जा रहा है, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब आई बाई एम में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब अगर आई आपका डबल हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी डबल हो रहा होगा। तो इसका मतलब पी और क्यू जो है वो दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट्स हुए। आइडेंटिकल मैग्नेट मतलब दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, दोनों की लेंथ सेम, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो क्यू इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, गलत। क्यू इज ए बार मैग्नेट आइडेंटिकल टू पी एंड इट्स नॉर्थ पोल प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ पीज नॉर्थ पोल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी पार्ट आंसर होगा। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट मिलकर 2m हो जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलकर 2i हो गया है, तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट व्हेन फ्लोइंग इन ए प्रॉपरली सेट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री। इफ द करंट इज रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 1√3, द डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? ठीक है, तो जो करंट होती है वो tan थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले करंट आई होगी तो एंगल 45 है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू tan 45। फिर करंट कह रहे हैं रिड्यूस कर दे रहे हैं 1/√3 फैक्टर से, यानी नई करंट I/√3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा? तो लेट से tan थीटा हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा 1/tan थीटा, तो थीटा जो है यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो 15 डिग्री से रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीजेज बाई 15 डिग्री, क्योंकि पहले 45 था, बाद में 30 रह गया, तो 15 डिग्री से वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन √3 एम्पियर करंट इज पास इन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। ठीक, आई इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा ही चलाएंगे हम। और यहाँ पे जो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, के जो नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस, म्यू नॉट, बी एच, इन सब पे डिपेंड करता है, उसका नाम होता है रिडक्शन फैक्टर। के को क्या कहते हैं हम? रिडक्शन फैक्टर। ठीक, तो √3 है इज इक्वल टू के और एंगल 30 डिग्री है। फिर कह रहे हैं जब 3 एम्पियर करंट होगी तो एंगल कितना होगा? लेट से tan थीटा। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√3, यहाँ आ जाएगा tan 30 खुद 1/√3 होता है, इंटू अपॉन tan थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा तो 1 आ गया, इसका मतलब थीटा जो है वो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, बी पार्ट।